नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री के कार्य एवं उनकी प्रमुख शक्तियों का अध्ययन करेंगे। हमने प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है और प्रधानमंत्री के संविधान में क्या स्थिति है उसके बारे में अध्ययन किया है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और उनकी शक्तियों की। प्रधानमंत्री है वह मंत्रिमंडल का निर्माता, संचालनकर्ता एवं संहारकर्ता होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 का क्लोज 1 है, उसके अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अर्थात व्यवहार में मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री ही करता है। हमने प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है उसमें ये अध्ययन किया था कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उस दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो हम ये जानते हैं कि व्यवहार में मंत्रिमंडल का जो गठन है वो प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रिपरिषद का आकार, उसमें मंत्रियों की श्रेणियाँ, किस किस मंत्री को क्या क्या पद दिया जाएगा, मंत्रियों को कौन कौन से विभाग सौंपे जाएंगे, और ये सारी जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। यह विभिन्न विभागों को मनचाहे परिवर्तन करने का अधिकारी भी होता है। वह किसी भी मंत्री को उसे पद त्याग करने के लिए कह सकता है। वह किसी भी मंत्री को उसके त्यागपत्र न देने पर या बिना त्यागपत्र मांगे ही पद से हटाने की जो सिफारिश है वह राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे करके संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है उसका विघटन कर सकता है। तो हम ये देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का जो अंतिम जो निर्माता है वह प्रधानमंत्री है, वही सर्वशक्तिमान है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है तथा उनकी अध्यक्षता करता है। वह बैठकों का कार्यक्रम भी निर्धारित करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में निर्णय हमेशा बहुमत से लिए जाते हैं, परंतु अंतिम जो निर्णय होता है वह प्रधानमंत्री का ही होता है। मंत्रिमंडल के विचार किए बिना ही प्रधानमंत्री किसी विषय या प्रश्न पर सार्वजनिक घोषणा करके और सरकार की नीति के निर्णय के रूप में उसे प्रसारित भी कर सकता है। तो हम ये देखते हैं कि मंत्रिमंडल का निर्माता, संचालनकर्ता और संहारकर्ता है वह प्रधानमंत्री ही होता है। जैसा कि जेनिंग्स कहते हैं, प्रधानमंत्री को तारिकाओं के मध्य चंद्रमा माना जाता है। अगला हम अध्ययन करते हैं मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य की कड़ी। प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के जो मध्य है उसकी कड़ी माना जाता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री संघ के प्रशासन एवं विधि निर्माण प्रस्तावों संबंधी मंत्रिपरिषद के समस्त जो निर्णय होते हैं वह राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य करता है। उन विषयों पर राष्ट्रपति द्वारा अतिरिक्त सूचना मांगे जाने पर उसे उपलब्ध भी करवाता है। राष्ट्रपति स्वयं भी प्रधानमंत्री से प्रशासन के संबंध में सूचनाएं प्राप्त कर सकता है और प्रधानमंत्री खुद भी है वह राष्ट्रपति को सूचनाएं समय समय पर भेजता रहता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को शासन व विधि निर्माण संबंधी सरकार के प्रस्तावों से अवगत भी करवाता रहता है। मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य एकमात्र संचार माध्यम प्रधानमंत्री ही होता है। तो हम ये देखते हैं कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य जो कड़ी का कार्य करता है वह है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री को सुझाव देता है। राष्ट्रपति अपने सुझावों, विचारों एवं प्रस्तावों से प्रधानमंत्री को प्रभावित भी कर सकता है किंतु बाध्य नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के सुझावों एवं विचारों को मानना और न मानना प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो एक मजबूत कड़ी का कार्य करता है वह प्रधानमंत्री करता है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य। अगली जो शक्ति है प्रधानमंत्री की वह है प्रतिरक्षा संबंधी शक्ति। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंथनी ईडन ने अपने विभिन्न जो संस्मरण हैं उनमें ये लिखा है कि प्रतिरक्षा बहुसीमा तक प्रधानमंत्री का विषय होती है। वह प्रतिरक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता करता है जिनमें सेवाओं के प्रमुख भी भाग लेते हैं। प्रतिरक्षा संबंधी इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से उत्तरदायी भी होता है।
युद्ध के समय प्रधानमंत्री अपनी निर्णायक भूमिका में होता है। अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें, 1965 के भारत पाक युद्ध में श्री लाल बहादुर शास्त्री हैं, उनकी जो भूमिका है वह काफ़ी निर्णायक रही थी। युद्ध काल में प्रधानमंत्री प्रतिरक्षा संबंधी मामलों एवं निर्णयों में सक्रिय रूप से भागीदार हो जाता है। जैसे कि भारत पाक युद्ध हुआ 1965-1971 के समय, तो 1971 में एक पक्षीय युद्ध विराम का जो निर्णय है वो हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिया था। तो हम ये देखते हैं कि प्रतिरक्षा संबंधी जो मामले हैं उनमें प्रधानमंत्री की अपनी अहम भूमिका होती है। अगली जो शक्ति है वह है वैदेशिक कार्य संबंधी शक्तियाँ। विदेशी मामलों के संबंध में भी प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है वो काफ़ी निर्णायक होती है। भारत में प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष है तथा संपूर्ण कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी है। अतः शासनाध्यक्ष होने के कारण अन्य राष्ट्रों के जो शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री को ही भारत का प्रतिनिधि और वास्तविक अध्यक्ष मानते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा विदेश नीति के संबंध में जो भी वक्तव्य जारी किए जाते हैं वो एक तरह से बाध्यकारी समझे जाते हैं। दूसरे राष्ट्रों के साथ की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो संधि और समझौते होते हैं उन पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। अगर हम इतिहास में जाएं, जैसे कि ताशकंद समझौता है 1966 में, इस समझौते में भारत की ओर से श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भाग लिया था। वहीं अगर हम बात करें 1972 का जो शिमला समझौता है उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने भाग लिया था। तो कहने का अभिप्राय यही है कि प्रधानमंत्री है वो देश की ओर से कोई भी संधि और समझौता कर सकता है। प्रधानमंत्री हैं वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की जो बैठकें होती हैं उनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं और देश की विदेश नीति का निर्धारण भी करते हैं। अगर हम विदेश नीति की बात करें तो जैसे कि पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पंचशील के सिद्धांत और भारत को विश्व रंगमंच पर सम्मानित स्थान दिलाया है। वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1983 में गुटनिरपेक्ष देशों को विश्व राजनीति में तीसरी शक्ति के रूप में सामने रखने का योगदान भी दिया है। वहीं सोवियत संघ के साथ मित्रता, शांति और सहयोग की संधि जो कि 1971 में की गई थी, तो वो एक तरह से इंदिरा गांधी की कूटनीतिक सफलता भी थी। हम ये देखते हैं कि विदेशी मामलों में चाहे संधि, समझौते जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें प्रधानमंत्री की अपनी अहम भूमिका होती है। अगली जो शक्ति है वह है वित्तीय शक्ति। किसी भी देश की जो वित्तीय नीतियाँ हैं उस देश की सरकार की आर्थिक जो विचारधारा है उसको दर्शाती है। इन वित्तीय नीतियों का निर्धारण केवल प्रधानमंत्री ही करता है। वित्तीय नीति का प्रमुख दर्पण व हमारा बजट होता है, जो वार्षिक बजट रखा जाता है उसमें हमें पता चलता है कि उस सरकार की वित्तीय नीतियाँ क्या हैं, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमेशा तैयार होता है। बजट का अंतिम प्रारूप है वह वित्त मंत्री के अतिरिक्त केवल प्रधानमंत्री ही देखता है और सभी महत्वपूर्ण वित्त विधेयक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है, जो देश के आर्थिक विकास से संबंधित निर्णय की शक्ति रखता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो भी आर्थिक और जो वित्तीय मामले हैं उनसे संबंधित जो भी नीतियाँ तैयार की जाएंगी वो प्रधानमंत्री की देखरेख में ही तैयार की जाती हैं। चाहे वो वार्षिक बजट हो, उस पर भी प्रधानमंत्री का अपना नियंत्रण होता है। अगली जो शक्ति है वह है व्यवस्थापन संबंधी शक्ति। व्यवस्थापन संबंधी शक्ति में प्रधानमंत्री अपनी अहम भूमिका निभाता है। जैसे प्रधानमंत्री होता है वह सदन का नेता होता है। सभी जो विधेयक हैं उसी के नियंत्रण में तैयार किए जाते हैं। चूँकि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, अतः सारे जो विधेयक होते हैं उन पर प्रधानमंत्री का ही नियंत्रण होता है। अगली जो शक्ति है वह है दलीय नेता के रूप में। तो हमने ये देखा कि मंत्रिमंडल का जो गठन है उसमें प्रधानमंत्री की अपनी अहम भूमिका होती है, चाहे मंत्रियों की नियुक्ति हो या फिर उनके विभागों का बंटवारा हो। वहीं प्रधानमंत्री का अपने दल पर पूरा नियंत्रण होता है, क्योंकि वह अपने दल का सर्वाधिक शक्तिशाली, प्रभावशाली एवं चमत्कारी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्तियाँ, उसके कार्यक्रम और उसकी जो विचारधारा है वो सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। वह दल का अध्यक्ष हुए बिना भी दल को नियंत्रित करता है।
यह एक तरह से प्रधानमंत्री की उसकी योग्यता और उसकी व्यक्तित्व शैली पर भी निर्भर करती है कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कितना चमत्कारिक वाला है। अगली जो विशेषता है वह है लोकसभा को भंग करने की शक्ति। तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने और उसका सत्रावसान करने की शक्ति है। उसमें भाषण देने, संदेश भेजने का अधिकार है, अर्थात सदन के अधिवेशनों को बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा उसे भंग करने का राष्ट्रपति का अपना संवैधानिक अधिकार है। किंतु अगर हम बात करें व्यवहारिक रूप में तो ये सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि व्यवहार में इस शक्ति का जो प्रयोग है वह प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सदन के अधिवेशन को बुलाता है, उसका सत्रावसान करता है और उसे भंग कर सकता है। जैसे अगर हम इतिहास में लौटें तो 1970, 1977, 1989, 1991, 1997 और 2004 में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही लोकसभा को भंग किया गया था। अगली जो शक्तियां हैं वह हैं संकटकालीन शक्ति। भारतीय संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352, 56 और 360, ये तीनों जो अनुच्छेद हैं वो आपातकालीन शक्तियों से संबंधित हैं। इन अनुच्छेदों से संबंधित आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। यह एक सैद्धांतिक रूप से है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि संकटकालीन शक्तियाँ जो कि राष्ट्रपति को हमारे संविधान में सौंपी गई हैं, परंतु वास्तव में उनका प्रयोग है वह प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 एवं 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित रूप से परामर्श देने पर ही कर सकता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। तो हम ये देखते हैं कि सिद्धांत में जहाँ आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के नाम से लिखी गई हैं, वहीं व्यवहार में उन शक्तियों का वास्तविक जो प्रयोग किया जाता है वो प्रधानमंत्री के कहने पर ही किया जाता है। और मंत्रिमंडल पर नियंत्रण प्रधानमंत्री का ही होता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 की घोषणा राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर या अन्य कारणों से की जाती है, परंतु इस स्थिति में भी प्रधानमंत्री की सलाह मुख्य होती है। प्रधानमंत्री अपने इस अधिकार का सदुपयोग एवं दुरुपयोग दोनों ही करवा सकता है, जैसे कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कई बार कई राज्यों को गिराने एवं अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए कई बार संविधान का गला घोटा गया है। तो हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो कि एक शासनाध्यक्ष है और वास्तविक रूप से वही मंत्रिमंडल का सदस्य है और वही मंत्रिमंडल का संचालन करता है, संहार करता है। वास्तविक जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास ही हैं, चाहे वो विदेशी मामलों से संबंधित शक्तियां हो या फिर लोकसभा को भंग करने की शक्तियां हो या संकटकालीन जो शक्तियां हैं अंतिम रूप से उनको लागू करने की जो शक्ति है वह भी प्रधानमंत्री के पास ही है। तो ये है प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियां एवं उनके